श्वास नाभि से ही लेने का प्रयास करें स्थिर होकर के 2 मिनट के लिए, और फिर हम बात और करेंगे आगे। परमात्मा की याद इसी में समाई हुई है। स्टार्ट। ओके, सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में पुनः एक बार। और यहाँ पे लाइट जा चुकी है, आ जाएगी। आज का विषय आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा सभी सदस्यों का मुझे पता लग जाए कौन कौन मेंबर आज ज्वाइन किए हुए हैं। रवि जी थोड़ा बताएंगे? जी 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 बता देता हूँ मैं। मोनिका पानीग्राही जी हैं, नियति देसाई जी हैं, प्रदीप भाई साहब हैं, पुरुषोत्तम गोयल साहब हैं, सोनिया जी हैं जी, रवि जी हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 मेंबर्स हैं आज। हाँ जी। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब। तो पहला तो मैं जो भी बताया था, श्वास की बात कर रहा था। आंतरिक तौर से हमेशा यंग बने रहे, आंतरिक तौर से। बाहरी शरीर तो धीरे धीरे शमशान घाट जा रहा है, वो उसको रोकने का हमारे पास कोई ऐसा वजह अलग चीज है, उसके लिए अलग बात हो जाती है, पर वो प्रयास सीमित होते हैं। आंतरिक तौर से हम यंग बने रहे, स्वस्थ बने रहे और खुश बने रहे, उसके लिए श्वास नाभि से लेना जरूरी है। जैसे श्वास हम नाभि से आगे हार्ट पे, फिर फेफड़ों के पास, फिर गले के पास छोटा होता जाता है, वैसे वैसे बुढ़ापा जल्दी आता है। वैसे वैसे आदमी शिथिल हो जाता है, आंतरिक तौर से वो नकारात्मकता में चला जाता है, पास्ट काल की बातों की तरफ चला जाता है और विजन पूरा नहीं ले पाता। तो आप मेडिटेशन करें तो वो एक मैटर अलग है, विचारों को शून्य करने का, विचारों की स्पीड को धीरे करने का, विजुअलाइजेशन करना, विचारों को पॉजिटिव एलिवेटेड उठाना होता है।
पर जब श्वास लेने दिन भर में जब भी याद आए, कोशिश करें नाभि हिलनी चाहिए, पेट हिलना चाहिए। मैं मोटे तौर से भी कह सकता हूँ, पेट का पता लगना चाहिए, पेट हिल रहा है, श्वास आ रहा है। तो आप किसी बच्चे को देखेंगे तो उसका जो पेट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, बाद में इतना भूल जाता है कि वो श्वास नाभि से ना आकर के फेफड़े से आ रहा होता है, यहाँ से हार्ट के पास से आ रहा होता है, यानी दूरी कम हो जाती है श्वास की। और जितनी दूरी कम होती जाती है वैसे वैसे वो नकारात्मकता में चला जाता है। अगर हमेशा आपने पॉजिटिव बन के रहना है, स्वस्थ रहना, मानसिक तौर से स्वस्थता को प्राप्त करना है, तो श्वास नाभि से लेने का, नाभि के द्वारा ही लिया जाए। और इसका प्लस पॉइंट शरीर पे क्या पड़ता है? भरपूर ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, बॉडी ऑक्सीडाइज हो जाती है, बीमारियां शरीर में रहती नहीं है, शरीर दुबला पतला रहता है, फैट्स गायब हो जाते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं या जो कुछ भी प्रयास करते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, उसकी जरूरत कम हो जाती है, और जो खाएंगे वो लगेगा शरीर। मेरे को लगता है कुछ क्लियर हो गया होगा मैटर। और अब हम आज की चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक, पिछले जो नंबर बताए थे 1 से लेकर के 30 तक, इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो हम लेंगे। हमने दिनों के बारे में बात की थी, मंडे को जो लोग पैदा होते हैं कैसे होते हैं, ट्यूसडे वाले कैसे होंगे, बुधवार वाले कैसे, वेडनेसडे वाले, थर्सडे वाले, फ्राइडे वाले, सैटरडे, संडे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडे से। मंडे मीन्स मून प्लेनेट। ये प्लेनेट 7 है, तो 7 के हिसाब से उन्होंने डेज फिक्स किए हुए हैं। ये भी एक साइंटिफिक बात है। मंडे वाला दिन देखेंगे आप तो मून का ज्यादा उसके अंदर रोल रहता है। जिन जन्म कुंडलियों में मून प्लेनेट सिग्निफिकेटर है, कारक है, या उस पे ज्यादा असर डल रहा है, तो उस दिन उसका मंडे वाला दिन उसी रूप के अनुसार बहुत अच्छा या खराब बीतेगा। मून सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, 2.25 दिन में 30 डिग्री क्रॉस कर लेता है, और 28 दिनों के लगभग पूरा 360 डिग्री क्रॉस कर लेता है, पूरी राशियां कवर कर लेता है, सबसे फास्ट चलता है। तो इसके परिणाम बड़े फास्ट आते हैं। अब जिनके अंक जो है 2 है, उनका तो सिग्निफिकेटर है ही। इसके अलावा 20 है, 11 है, 29 है, 29 उनका भी है। परंतु साथ में ये अंक 1 वालों को, 3 वालों को, 9 वालों को भी सपोर्ट करता है मंडे का दिन। और इस दिन क्या खास बात होती है, इसका जो कलर है मंडे वाला, जो चंद्रमा का, वो दूधिया कलर होता है ना, जैसे, या व्हाइटिश की ज्यादा बात होती है, तो ये वो कलर बनता है। आप देखेंगे कि अगर हम मंडे ट्यूसडे को ध्यान रखें, तो मंडे वाले दिन कोशिश करें भी कपड़े जो पहने व्हाइट पहने, अच्छे लगेंगे इनको, जिनके अंक 1, 2, 3 और 9 है। और हॉरोस्कोप के अंदर अगर मून प्लेनेट राहु, शनि, केतु या सूर्य के संपर्क में है या उनसे अफेक्टेड है, तो ऐसी स्थिति में मंडे वाले दिन पानी खूब पी लेना चाहिए, पानी बॉडी के अंदर बराबर रखना चाहिए, जिससे जो लेवल है उसका बना रहे। और मंडे वाले दिन उनको सारे कार्य जो करने वाले हैं, वो क्योंकि सप्ताह का शुरुआत होता है, तो वहां पर भी शुभता मिले और कार्य को आसानी से जल्दी से निपटा ले। इसके अलावा अब मंगलवार की बात करें, ट्यूसडे, तो ये इसका अंक तो 9 होता है, परंतु ये सूट करता है 1 को, 2 को, 3 को और 9 को। क्योंकि इसका कलर रेडिश होता है, ये हमारे ब्लड को डोनेट करता है, ब्लड को डिनोट करता है, ब्लड को प्रदर्शित करता है, खून, रेड कस्पस जो होते हैं वो। और इस खून के बहाव को हम मून प्लेनेट से देखते हैं। एक खून बह रहा है तो मून प्लेनेट से बह रहा है, उसकी स्पीड के हिसाब से चल रहा है।
खून अगर ठीक है तो खून बॉडी के अंदर ठीक चलेगा, ब्लड प्रेशर या इस प्रकार का जो खून से संबंधित परेशानी होती है वो नहीं होंगी। और मंगलवार का दिन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जो इस दिन पैदा होते हैं। उनको बृहस्पतिवार भी ठीक रहता है, संडे भी ठीक रहता है, मंडे भी ठीक रहता है। और जो ध्यान का रखने वाली बात है, ऐसे लोगों को, मंडे वाले को और ट्यूसडे वाले जो पैदा होते हैं, इनको शनिवार वाला दिन खास तौर से विशेष सावधानी वाला बरतने वाला होता है। और मंगलवार वाले जो दिन पैदा होते हैं, उनको बुधवार वाला दिन बड़ा ध्यान रखना होता है, इन एडिशन टू सैटरडे, क्योंकि उसमें निर्णय महत्वपूर्ण लेने हैं। थोड़ा सोच के लीजिए, थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, कार्यशैली में कहीं गलती अनजाने में ना रह जाए, और जल्दबाजी से बचे। मंगल थोड़ा जल्दबाज भी होता है, थोड़ा जल्दबाजी से बचे। बुध ग्रह की बात करें, वेडनेसडे जिसका आता है, इस दिन लोग पैदा होते हैं, तो चूंकि ये इंटेलेक्चुअल के साथ में चलता है, मरकरी जो प्लेनेट होता है इसका जुड़ा हुआ, तो टेक्निकल काम सारे इस एनालिसिस करने वाले कार्य इसमें आसानी से होते हैं, और उनको बुधवार ज़्यादा सूट करता है। साथ में शुक्रवार, शनिवार 2 दिन और इनको सूट करते हैं। और अंकों की बात करें तो 5 अंक मरकरी का है, तो मरकरी को 6 अंक भी सूट करेगा और 8 अंक भी सूट करेगा। तो ऐसी स्थिति में कॉम्बिनेशन देखते हुए चलें तो दिन भर के रूटीन के जो काम है थोड़े से आसान हो जाएंगे। एक चीज और है, अब खाने पीने की चीजों में मरकरी जो है हरी मूंग की दाल होती है, और सैलाड जितना होता है वो मरकरी को ही डिनोट करता है। हरा कुछ भी है, खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, ये मरकरी से डिनोट, बुधवार से डिनोट होते हैं। अब इसके अलावा अब रहेगी बात थर्सडे की। थर्सडे को जो लोग पैदा होते हैं वो थोड़ा सा शरीर, थर्सडे गुरुत्व लिए होता है तो शरीर थोड़ा भारी हो सकता है, लीवर में कुछ परेशानी रह सकती है, लीवर को डिनोट करता है। जिसको ठीक करने के लिए क्या है, जुपिटर इसका लॉर्ड है, वो गवर्न करता है और नंबर 3 का रिप्रेजेंटेटिव है। साथ में नंबर 1, 2 और 9 को भी सपोर्ट करता है। येलो कलर और येलोइश जो शेड्स है सारे इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो इस बृहस्पतिवार वाले लोगों को केसर का तिलक डेली लगाना चाहिए। बाकी लोग लगाएं तो भी चलेगा, पर इनको लगाना चाहिए। और साथ में हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी को दूध में डाल के पिए, हल्दी सब्जी में ज़्यादा डाल के खाएं, हल्दी कच्ची आती है उसका जो सेवन करें। और कोशिश करें बृहस्पतिवार वाले दिन नमक ना खाएं, साल्ट, विदाउट साल्ट रहें तो अच्छी बात है। उससे इनके लीवर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और मंगलवार वाले दिन जो लोग पैदा हुए हैं उनको भी साल्ट मंडे को ना, ट्यूसडे को ना खाएं तो ज्यादा बढ़िया, उनके खून की संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसी प्रकार मंडे वाले दिन भी अगर वो नमक का इस्तेमाल ना करें कोई, तो उनके मेंटल पीस, मेंटल परेशानियां जितनी भी हैं, टेंशन जिसे बोलते हैं, उनमें एक प्रकार से बहुत ज्यादा राहत मिलने के संकेत दिखेंगे। बुधवार वाला दिन ठीक है, खा सकते हैं। 3 दिन मैंने बताइए, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। इसके अलावा इन 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें तो दोनों की जिंदगी में सुधार हो जाएगा। संडे भी शामिल कर लीजिए उसमें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये 4 दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। नमक ना खाएं, या कोई एक दिन ना खाएं, या कम खाएं, नमकीन चीजों का सेवन ना करें इन दिनों, तो इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब रही बात फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन बड़ा लग्जरियस दिन होता है और अच्छा माना जाता है ऐसे लोगों का जिनका फ्राइडे को जन्म होता है, और उनके लिए शुभ करता है। 6 अंक वाले इसमें
होते हैं, परंतु साथ में 5 अंक वालों को लाभ मिलता है, 8 वालों को भी लाभ मिलता है। तो 3 बुधवार, शुक्रवार, शनिवार ये ग्रुप हो गया। इन तीनों को 3 दिन अच्छे निकलते हैं अपने डेज के हिसाब से। जिस दिन बर्थडे हुआ आपका, डे को आप 20 बना के चलेंगे हो जाएगा। जो दही होती है ये को फायदा करती है। क्रीम कलर इनका होता है, इनको पेल क्रीम कलर भी कह सकते हैं, ऑफ वाइट कलर भी कह सकते हैं। तो ये उस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भोजन की बात करें तो आप राइस बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे मंडे को मैं बोलूंगा खीर खा लेनी चाहिए, मंडे को खीर खा लीजिए, दलिया बना लीजिए। ट्यूसडे को आप मसूर की दाल बना लीजिए, लाल होती है, रेडिश होती है। साथ में भोजन के दौरान घी का इस्तेमाल कर सकते हैं मंगलवार को ज्यादा कर सकते हैं। बुधवार को जो सलाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मूंगी साबुत दाल, मूंगी दाल सोमवार को, मूंगी साबुत दाल बुधवार। अब बृहस्पतिवार की बात करें तो पपीता का सेवन, मैंगो का सेवन इस दिन कर सकते हैं खूब सारा। और अगर भोजन की बात करें तो हल्दी डाला हुआ आटा गूंद लीजिए, जिसमें हल्दी चली जाएगी, सब खाएंगे, सबको फायदा होगा। और केसर का दूध में डाल के पीना अच्छा रहेगा। अब रही बात इसके सैटरडे की बात, तो सैटरडे दिन चने जरूर बनाने चाहिए, काले चने। अगर काबुली चने हैं वो संडे को बनाइए, काले चने सैटरडे को। खुद भी खाइए, बाकी भी चाहिए। और खास तौर से इस दिन अगर आप कोई तली हुई चीज खाना चाहते हो तो खाइए, खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी सीमा के अनुसार। इसमें आप सलाद का भी इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, फल फ्रूट का भी कर सकते हैं। फल फ्रूट जो होते हैं वो बृहस्पति ग्रह के नॉमिनेशन में आते हैं। तो रस वाले पदार्थ, रस वाले जो फल हैं सारे बृहस्पति और सोमवार, यानी बृहस्पतिवार सोमवार का दिन ज्यादा रहता है उसमें। तीखे हुए फल होते हैं वो मंगलवार को आ जाते हैं, खट्टे जो फल होते हैं वो शुक्रवार को होते हैं, और कड़वे जो होते हैं वो शनिवार को होते हैं। तो टेस्ट की बात आ जाती है। अब संडे की बात रहेगी, तो संडे अगेन जो है रिलैक्सेशन वाला दिन होता है। तो सूर्य ग्रह का बड़ा रोल रहता है इसमें। सूर्य ग्रह गोल्डन कलर को रिप्रेजेंट करता है, और शरीर के जो रीढ़ की हड्डी है इसका रिप्रेजेंटेशन में आता है। तो संडे वाले दिन आप कोशिश करें नमक कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छी बात है। या ऐसा कर सकते हैं कि पूरे सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए जिस दिन मुझे नमक नहीं खाना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे के अंदर। और एक टाइम ही खाना खाना है। फीका खाना खाएं या मीठा खाना खाएं, वो आपकी चॉइस है। तो भूख लग जाए तो सलाद वगैरह खा लीजिए, फल फ्रूट खा लीजिए। तो इससे आपके शरीर के एक पूरी ओवरऑलिंग का चांस मिलता है। और आप अगले दिन, यानी कि अगर आप ट्यूसडे का फास्ट रखते हैं तो बुधवार वाला जो दिन है वो बड़ा आपको हल्का और अच्छा महसूस करेंगे। मंडे करेंगे तो ट्यूसडे वाला दिन अच्छा लगेगा, अगर आप संडे करेंगे तो मंडे का दिन अच्छा लगेगा, थर्सडे करेंगे तो फ्राइडे का लगेगा। क्योंकि पेट को गैप मिल जाता है एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में। इन जनरल 4 से 6 घंटे तो कंपलसरी है ही। इससे ज्यादा गैप जाता है तो अगर 12-14 घंटे का, 16 घंटे का गैप रहता है तो एक्सेलेंट। अगर हम उस पद्धति में आ जाए, ये एक टाइम में भोजन कर लिया ढंग से हमने, और फिर बीच में पानी पीते रहे या लिक्विड कभी जूस ले लें तो चलो कोई बात नहीं। और भोजन सॉलिड ना खाएं, इच्छा करती है चलो ठीक है थोड़ा फल फ्रूट खा लिया, तो आप इसके परिणाम खुद अभ्यास करके देख सकते हैं। दिनों को आप सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार दालें खानी है, दालें कौन कौन सी दिन में खानी, कौन कौन सी बननी चाहिए। तो बुधवार वाले दिन जो मूंगी की साबुत दाल बनाते हैं, मूंगी की छिलके वाली बना लेते हैं,
ये दाल अगर आप मंगलवार को बनाए खाएंगे तो वो उसका असर कुछ अलग होगा। शनिवार को काले माह की दाल बनती है, इसको अगर किसी और बार में बनाएंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, क्योंकि उनके ग्रहों के रिप्रेजेंटेशन का हमारे शरीर के ग्लैंड्स के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। जो सूर्य ग्रह के थ्रू रश्मियां आ रही हैं और हमारी ग्लैंड्स पे टकराती हैं, तो ग्लैंड्स उसको अवशोषित करती हैं, हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे 11 को बोलते हैं चावल नहीं खाने चाहिए, क्या कारण है? तो वार कोई हो 11 वाला दिन में चावल नहीं, कारण के यूनिवर्स में जैसे 11 महीने में 2 बार आती है, ऐसा वातावरण बनता है, ऐसे बैक्टीरिया का वहां मौजूदगी रहती है जो चावल के थ्रू शरीर में जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। और खाना जरूरी ही है तो उस चावल को पुलाव में बना दीजिए आप, प्लेन चावल नहीं होने चाहिए। मंडे को खीर बनाइए, बृहस्पतिवार को खीर बनाइए, अच्छा रहेगा। खीर बनाइए, खाइए और बहन भाइयों बांटे तो रिलेशन बड़े सुधरते हैं उससे। आम दिनों में हम यूज करते हैं चाय के कॉमन फैक्टर है, राहु ग्रह की चाय होती है, सब जगह सब यूज करते रहते हैं। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, कब पीनी है, कब नहीं पीनी, कितनी पीनी, क्या पीनी, ये सब चीजें अपने खुद के एक चार्ट बना सकते हैं, पूरा राशन कार्ड तैयार कर सकते हैं अपने जीवन का। मुझे कब 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 क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन से वार में क्या क्या कपड़े पहनने हैं, क्या करने हैं, किस प्रकार की जीवन शैली मुझे तैयार करनी है। खुद की एनालिसिस करके आप अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सबकी अलग अलग होगी। अब हॉरोस्कोप में तो कुछ और प्लैनेटरी पोजीशन है, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो जब वो बात करेंगे तो वहां पे फैक्टर कुछ अलग आएंगे, इसके अंदर फैक्टर अलग काम कर रहे हैं, परंतु कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। शुरुआत कहीं से करते हैं, जैसे चार्ट बनाते थे, जैसे कभी किसी जमाने मैंने बनाया था, तो मैं मंडे को दलिया खाता हूँ, आज भी दलिया खा रहा हूँ, सुबह मेरा नाश्ते में दलिया होता है, वेजिटेबल दलिया, नमकीन हो गया। ट्यूजडे को साबूदाना ले लिया, सुबह फल ले लिए, दूध ले लिया। बुधवार को मोठ या मूंग स्प्राउट करके ले लिए, थोड़ा सलाद के साथ, फल फ्रूट के साथ। बृहस्पतिवार को पपीता ले लिया, साबूदाना भी ले सकते हैं। अब फीका है साबूदाना, नमकीन नहीं है, फीका है। और साथ में भोजन जो है, भोजन में बेसन की मिसी रोटी खा ली एक टाइम, फीकी। आप दही से खाओ, सब्जी से खाओ, फीकी खाओ, दाल से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार शुक्रवार आ गया तो पुलाव बनाओ, भी सुबह पुलाव बनता है। शनिवार को चने बनते हैं। अब संडे का दिन आ गया, संडे में जो घर में बनता है वो खाते हैं सभी जने, मैं नहीं उसमें इन्वॉल्व हो पाता, तो कई बार वो पोहे है या कभी कोई उपमा बना लेते हैं, ऐसा वगैरह करके जो भी खाना होता है घर में खा लेते हैं। तो शेड्यूल बनाया है काफी सालों से, तो वो चला आ रहा हूँ। तो उसमें हल्का फुल्का चेंज होता है, बाहर जाते हैं तो कई बार परोठा भी खा लेते हैं। तो प्रश्न है कि जनरली हमारा खुद का खाने का सिलेक्शन होना चाहिए। आप उसके परिणाम खुद देखेंगे शरीर पे, कि कभी कुछ फीलिंग ही नहीं होगी थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएंगे जल्दी से। अब सभी वारों की मैंने चर्चा कर ली। एक खास बार मैं कहना चाहूंगा, जो सदस्य हैं, अपने जितने मेंबर जुड़े हुए हैं, इनमें पति की उम्र से बड़ी पत्नी किसकी है, वो बता सकता कोई है क्या? नहीं है। यानी पति की उम्र जैसे है उससे एज, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे शादी करते हैं तो लड़के की एज जो भी होती है, उसकी वाइफ की जो एज डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, थोड़ा सा साल 2 साल छोटा ही मानते हैं, या बराबर भी हो जाते हैं कई बार। तो कई बार लड़की बड़ी उम्र में मिल जाती है, या लड़की को कैसा कहेंगे तो उसकी शादी में लड़का छोटी उम्र का मिल जाता है उसको, चाहे एक दिन छोटा हो। तो अपने मेंबर में कोई है ऐसा, फिर मैं उसका कारण बताऊंगा। है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। मेंबर में तो नहीं है, लेकिन मेरे बेटा और बहू लगेंगे, वो है सर। 3 इयर्स वो बड़ी है बहू जो है।
आप देखिए कि आपके बेटे का जन्म सैटरडे को हुआ है। नहीं सर, थर्सडे को हुआ है। बेटे का जन्म थर्सडे को हुआ और बेटी का जिसकी शादी हुई उसका जन्मदिन, उसका दिन कौन सा आता है? उसका मुझे पता नहीं सर, लेकिन 22 अगस्त 85 है, ये पता है मुझे। तो वो तो चलो निकालना पड़ेगा फिर 22 वो अगस्त। निकालना जी जी जी। जनरली क्या होता है, सैटरडे को जो लोग पैदा होते हैं, सैटरडे को जो लोग पैदा होते हैं 95% उनके जीवन में जो लड़की है तो लड़का जो मिलेगा उसको उम्र से छोटा मिलेगा, चाहे एक दिन छोटा हो। मेरी लड़की है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। बहन जी। नमस्ते। मेरी क्या लड़की है वो। लड़की आप मेरी है। डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे बहन जी, क्या बोल रहे थे आप? मोनिता बहन जी। सर 22 अगस्त 85। मैं कुंडली बढ़ा लेता हूँ, मैंने लैपटॉप पे खोल रखा है। 22 अगस्त 85, 1985। एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या है। बेटे की शादी कर रखी है आपने? जी जी जी। 22 अगस्त 22 अगस्त डे थर्सडे, उसका भी थर्सडे है। अच्छा, उसका भी थर्सडे है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा जब ये पैदा हुए थे तो शाम का वक्त था, सुबह का वक्त था? सर लड़के का तो रात का था, पर बहू का नहीं पता मुझे, उनका टाइमिंग। तो अगर रात संध्या के बाद जन्म होता है ना तो वो डे काम नहीं करता। मैं सूर्य की मौजूदगी की बात कर रहा हूँ। सुबह सूर्योदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ, इस दौरान अगर पैदा हुआ है तो अगर सैटरडे को पैदा हुआ है तो निश्चित तौर पे ऐसा होगा। बाकी के थर्सडे वाला दिन, फ्राइडे का, मंडे ट्यूसडे का, ये 5 से 10% लोगों का ऐसे साथ होता है जैसे हुआ है। 95% सैटरडे वालों को होता है। सुबह 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पैदा हुआ है बच्चा कोई भी, आप चेक करना जो मैंने क्लू दिया आपको। और भी कोई लोग होंगे तो वो सैटरडे को पैदा हुए तो उनकी जो पत्नी है वो उम्र में बड़ी होगी, भले ही गलत प्यारबाजी कर रहे हो, होगी बड़ी। ये 95% सही होगा। 5% इसमें भी छूट है क्योंकि अपवाद तो हो ही सकते हैं ना, हर चीज तो सिद्धांत तो परिपूर्ण होता नहीं है। इसी प्रकार थर्सडे को जो लोग पैदा होते हैं वो थोड़े बल्की होते हैं, थोड़ा सा शरीर भारी होना चांस बनता है उनका। सारे होते हैं ऐसा भी नहीं है, ज्यादातर मिलेंगे आपको। बुधवार वाले जो लोग पैदा होते हैं वो इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, थोड़े से इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। और जो लोग मंगलवार को पैदा होते हैं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं कट का, चोट का कहीं ना कहीं निशान या तिल होगा, जरूर होगा। और जो मंडे को पैदा होते हैं उनकी आंखें, और शुक्रवार को पैदा उनकी आंखें, दोनों वालों की आंखें बड़ी अच्छी होती है, प्यारी आंखें होती हैं, अच्छी होती है। ये एक कॉमन बात है पर 100% सही नहीं है ये कि ऐसा नहीं संडे हुआ। संडे संडे वाले दिन जो लोग पैदा होते हैं ज्यादा पैदा जो उनका फेस है वो मतलब गोल्डन कलर से जुड़ा, यानी कि उसका कलर भी अच्छा होगा और बाल जल्दी उड़ जाते हैं। संडे वाले दिन को बाल जल्दी उड़ जाते हैं। साथ में एक प्रकार का जीवन जैसे सूर्य देता है वैसा ही कुछ इनके जीवन में कुछ देने वाले होते हैं, यानी कि दाता होते हैं। ज्यादातर दात देने वाले वो ज्यादा रहते हैं ये। तो उसका तरीका ये भी बैठता है कि उस प्लेनेट का कुछ असर उसके ऊपर है, पर कब रहेगा? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक। इसके बाद फिर वो मैटर दूसरा होता है, यानी सुबह के जो 4 से 6 बजे का समय है वो केतु ग्रह का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रातः काल, शुभ मुहूर्त बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो केतु आध्यात्मिकता का सिरमौर रिप्रेजेंटेटिव है। तो 4 से 6 का समय वो होता है। और उसके बाद जो दोपहर का समय होता है 11 से लेकर के 1:30-2 बजे तक का, ये मंगल ग्रह का समय होता है। एक्टिव, सभी जन एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद का जो समय होता है
ऐसा लिखिए कि भी आप दोपहर के बाद का तो वो सूर्य ग्रह का माना जाता है, और उसके बाद जब संध्या आ जाती है तो वो राहु ग्रह का पीरियड होता है सूर्यास्त होने के जस्ट बाद का। फिर उसके बाद शनि ग्रह का पीरियड शुरू होता है जो मध्य रात्रि तक चलता है। ये बीच में बुध ग्रह का जंक्शन आता है 12 बजे के बीच में, छोटा सा वो भी आता है। इसी तरह से बृहस्पतिवार को भी देखेंगे तो भी वो बृहस्पति वाला भी दोपहर के आसपास ही समय होता है, या सुबह सुबह कर ली, ये 10-11 बजे के आसपास। ये कुछ कॉम्बिनेशन है, वो इसका डिटेल देना चाहे तो हम नोट करना कर सकते हैं भी। संडे वाला जो दिन है वो 3 से 4:30, सॉरी 4:30 से 6, 3 से 4:30 का जो समय है वो संडे का दिन सूर्य ग्रह का होता है। इस दिन सूर्य ग्रह के जो कार्य होते हैं वो आप उसमें करेंगे, संडे वाले दिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्राइडे को अगर आप देखें तो 1:30 से 3 बजे तक का समय जो है दोपहर का, ये अच्छा समय माना जाता है। इसमें आप फ्राइडे को कुछ सैटरडे को 1:30 से 3, संडे वाला दिन जो होता है वो 4:30 से 6, और 3 से 4:30 तो हो गया संडे वाला दिन, 1:30 से 3 का हो गया शनिवार वाला दिन, 12 से 1:30 का हो गया फ्राइडे का दिन, और 10:30 से 12 का हो गया थर्सडे का दिन, और 9 से 10:30 का हो गया वेडनेसडे का दिन, और 7:30 से 9 का हो गया ट्यूसडे का दिन। और सुबह उदय होते ही, सूर्य के उदय होते ही 7:30 तक का समय वो चंद्रमा का, मून, मंडे का, प्लेनर। ये मैंने सभी के बता दिए आपको। तो इनको आप अगर इस पीरियड को अगर आप नोट कर ले भी इस पीरियड में कुछ कार्य करना उस दिन, तो कार्य अच्छा होगा। ये उसकी थंब रूल सा दे दिया मैंने आपको। अब रही बात, जैसे कई बार मैंने देखा फ्राइडे वाले लोग भी, उनके भी जीवन में उथल पुथल होती है, तो वो शायद बच्चा बड़ा छोटा हो जाता है, 2-2 दिन अंतर बढ़ जाता है, सब कुछ ठीक है, तो ये बेमेल शादी बोलते हैं। संध्या के बाद अगर होता है तो वो मैटर पर दूसरा चला जाता है, अगर डे लाइट में होता है तो बात दूसरी हो जाती है। सुबह लोग जो पैदा होते हैं, आप नोट करिए, जो सुबह 4 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक बच्चे पैदा होते हैं, वो काफी प्रतिभाशाली होने के साथ में सारा कुछ उनको रेडीली इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये जनरल, क्योंकि दिन पूरा पड़ा हुआ है, आगामी समय सारा कुछ करने के लिए है। जीवन उनका इसी तरह से, जीवन का प्रारंभिक काल उनका अच्छा होता है और हमेशा ठीक रहता है। मध्यायु भी, बुढ़ापा में थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्योंकि संध्या के बाद का समय आ जाता है वो। और जो दोपहर को पैदा होते हैं उनका वो काफी स्ट्रगलफुल लाइफ से जुड़े होते हैं। पहला कुछ होता है, कुछ बीत चुका होता है समय दिन का, और उसके बाद कुछ समय बचता है। जो लोग संध्या को पैदा होते हैं वो ढलान पर होता है सूर्य की स्थिति को देखते हुए, तो उनका जीवन जो है आगामी कुछ स्ट्रगल शुरू होने वाली होती है। परिवार में भी ऐसा कुछ होता है। और जो रात को पैदा होते हैं 8, 7, 8, 9 बजे के आसपास, 10 बजे, तो वो लोग फिर शनि के पीरियड में चले जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि उनके जीवन में स्ट्रगल पहले आएगी लगभग 36 साल तक की उम्र तक, और उसके बाद उजाला आएगा, वो अगला जीवन उनका ठीक रहेगा, बुढ़ापा उनका ठीक रहेगा। यानी मध्यायु के बाद का समय सारा अच्छा रहेगा। अगर हम इन चरणों में डिवाइड करें तो प्रारंभ बाल्यावस्था, फिर यंग अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद फिर संन्यास वाली अवस्था। तो इनमें से जो अच्छा पीरियड होगा वो उसके जन्म के समय से और वार के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम अध्ययन करके आसपास के लोगों के बीच में आप देखेंगे तो आपको कुछ जानकारी, ऑब्जर्वेशन आपके खुद स्वतः ही कर पाएंगे। भी ये सुबह पैदा हुआ तो इसका क्या जीवन रहा, ये शाम को पैदा हुए तो क्या रहा, रात को पैदा हुए तो क्या हुआ, दोपहर को हुए तो क्या हुआ, इसके अलावा वार कौन से में हुआ और उसका क्या परिणाम निकला। ये ज्योतिष का वो पार्ट है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन खुद करनी पड़ेगी। इसको लिपिबद्ध करने से एक एवरेज सा फार्मूला बनता है। एग्जैक्टनेस कहीं नहीं आएगी, अपवाद हर जगह मौजूद रहते हैं। अब मैं आमंत्रण करता हूँ सभी को, कोई क्वेश्चन मन में आया तो। वार्तालाप काफी हो चुकी है, आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा पड़ा है। बोलिए बहन जी, कौन बोलना चाहेगा या अपनी बात को रखने के लिए, ताकि मैं उससे आगे शुरू करूँ। जो इवनिंग के टाइम पे पैदा होते हैं उनका बोलना फिर से। क्या करें? जो इवनिंग के टाइम, संध्या के टाइम पैदा होते हैं। संध्या के टाइम का मतलब हुआ एक तो जंक्शन हो गया ना, तो एक तो जीवन में कंफ्यूजन्स बहुत रहेंगे, क्योंकि अभी सूरज
पूरी तरह छुपा नहीं है, अंधेरा थोड़ा सा है, और आगे लाइफ में स्ट्रगल आएगी उसके, क्योंकि रात पेंडिंग पड़ी सारी। पहले कंफ्यूजन कुछ समय के लिए, फिर स्ट्रगल का कुछ रोल ज्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य थ्रू आउट लाइफ सर ऐसी रहेगी, इसका मतलब जिस थ्रू रात आउट को नहीं, संडे। थ्रू आउट नहीं मैंने कहा, मैंने ये बोला 4 चरणों को आप डिवाइड कर दीजिए। जो प्रातःकाल पैदा होते हैं वो बच्चे, उनका बचपना बाल्यावस्था से लेकर के और जो 50 साल तक की उम्र है लगभग, वहां तक जिंदगी आराम से चलती है, कोई समस्या नहीं आती ज्यादा, हर तरह से वो ठीक ठाक होते हैं इन एवरेज। उसके बाद बुढ़ापा शुरू होता है जैसे, तो अब रात शुरू हुई है ना, सूर्य उदय हुआ तो उसके बाद रात भी तो आती, शाम आती है। तो जैसे सूर्य की कलाएं बदलती है, उसके समय के अनुसार सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर रोशनी कम होती रहती है, वैसे वैसे जीवन के अंदर भी उसके हर प्रकार से आप स्ट्रगल बढ़ाना कह सकते हैं उसको, परेशानियां कह सकते हैं, शारीरिक तौर से कह सकते हैं, कुछ और ऐसे खर्चे की बात कह सकते हैं, ये सब हो सकता है। परंतु जो गिफ्टेड मिला हुआ है शुरू में जब पैदा हुआ था, वो पिता का कमाया हुआ किसी का, वो बरकरार रहता है, उसमें बढ़ता रहता है, कुछ उसमें ऐड होता रहता है। परंतु खुद बात करें हम स्ट्रगल करने की, तो स्ट्रगल की जो जिंदगी वाली होती है वो कम होती है उनके जीवन में कंपैरेटिवली, जो लोग रात को या शाम को पैदा होते हैं। दोपहर वाले लोगों का भी स्ट्रगल, हाँ, तो उनकी स्ट्रगल Starting आदि, में। हाँ उनकी स्ट्रगल मतलब उनके पिताजी या उनके परिवार के लोग पहले से कुछ इम्प्रूव हुए होंगे स्ट्रगल करके, उसके बाद इनका जीवन थोड़ा सा आरामदायक होते हुए, क्योंकि सूर्य की मौजूदगी में जो पैदा लोग होते हैं उनकी जिंदगी थोड़ी आरामदायक होती है, उनको ज्यादा मेहनत जीवन में कम करनी पड़ती है, आराम सरलता से होते जाते हैं, और तरक्की की स्पीड बढ़ जाती है। कब? जब वो यंग अवस्था पहुंचते पहुंचते प्रौढ़ अवस्था तक होते हैं। बुढ़ापा उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे जरूर होता है, क्योंकि वो शाम हो जाती है सूरज की, और उधर भी अंधेरा रहता है जीवन के अंदर, उसी प्रोपोर्शनेटली मिलता है। आप इसको ऑब्जर्व करिए कभी भी, कुछ लोग जो पैदा सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हुए, और 10 बजे के बाद जो लोग दोपहर के 2 बजे तक हुए, और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक पैदा हुए, और 6 से लेकर के रात के 10 बजे तक पैदा हुए, फिर रात को पैदा हुए। तो कई लोग रात को 11 बजे 12 बजे भी पैदा होते हैं, तो उनके जीवन में घोर परेशानियां उस वक्त हो रही चल रही होती घर में भी, और उस परेशानियों को लेकर के कुछ और समय निकालना पड़ता है, जब तक वास्तव में सूर्य उदय नहीं हो जाता, सुबह के समय में प्रातःकाल नहीं हो जाती। और उनके जीवन में मानो 12-13 साल तक ऐसा रहा, उसके बाद फिर ठीक हो गया। तो आप इसको 24 घंटे का जो सर्कल है उसको अपने जीवन से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जन्म के समय के साथ में डे के हिसाब से। अब सर्दियों में जो लोग पैदा होते हैं उनका मीनिंग भी अलग होता है, गर्मियों में जो पैदा होते हैं उनका मीनिंग भी अलग होता है, बसंत ऋतु में या जितने ऋतु हैं अपनी, उनकी ऋतुओं के हिसाब से देखें तो उनके जीवन में भी वैसी वैसी बातें सूर्य की आने वाली किरणों के आधार पर अगर डिवाइड करें तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जितना सूर्य प्रबल होगा वो उसका जीवन, उस व्यक्ति विशेष का जीवन प्रबल होगा ही होगा, और जितना सूर्य की स्थिति उसकी पैदा होने के टाइम पर थी वैसा का वैसा उसका जीवन में भी देखने को मिलेगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया अपनी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में देखता, तो मुझे लगता है कि जो मेरे को पूछते हैं लोग बाग अब ऑपरेशन कराना है तो कब किया जाए, तो मैं कहता दिन का समय ठीक कर रहे हैं, आप कभी भी करा सकते हैं। बारिश के दिनों में कैसा है? हाँ जी, उत्तरायण और दक्षिणायन में जन्म लेने वालों का भी वैसे ही फर्क पड़ता होगा ना सर? हाँ, दक्षिणायन में जो लोग पैदा होते हैं वो एक सर्कल का वो हिस्सा होता है, आधा हिस्सा, जिसमें उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उत्तरायण वालों के कंपैरेटिवली उत्तरायण वालों को मेहनत कम करनी पड़ती है। तो ये भी एक सिलसिला है। और जो सर्दी में लोग पैदा होते हैं उनका जीवन मिक्स सा होता है, जब ऋतु बदल रही होती है। गर्मी प्रॉपर में जो पैदा होते हैं, मान लो जून में पैदा हुए, मई में, इन लोगों को, जुलाई में, इन लोगों के जीवन में क्या होता है, न चाहते भी इनके लिए अच्छे कार्य स्वतः हो जाते हैं, इनको से जरूरत नहीं है फिर भी हो जाएंगे। बिन मांगे मोती मिलने वाला खेल जल्दी साबित होता है। अप्रैल में बच्चा पैदा हुआ है, मई में, जून में, और फिर जब जैसे सितंबर आएगा,
अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, इनके थोड़ा सा स्ट्रगल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आगे दिसंबर जनवरी के बाद बात करें तो वहां पे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हेल्थ वाइज, और दूसरा जो एक तो पैसा होता है जो पुश्तैनी मिलता है, वो कुंडली के कई घरों के हिसाब से देखते हैं, पर हम जनरल बात करें तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति खुद का योगदान कितना है। उसका खुद का योगदान बहुत ज्यादा है, जब कई बार योगदान बहुत कम होता है, सब कुछ गिफ्टेड होता है। वो सब चीजें कई फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, हम किसी एक पे लागू भी नहीं कर सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि इसका अच्छा माना जाता है सूर्य की मौजूदगी में बच्चा पैदा होता है तो एक तो स्वस्थ बना रहता है, तो क्योंकि सूर्य की गर्मी उसको मिली होती है, तो वातावरण में भी गर्मी होती है और उसको तो पैदा हो रहा होता है, तो बैक्टीरिया का जो फ्लो है या बैक्टीरिया का डेवलपमेंट है उसके हेल्थ के हिसाब से नॉर्मल होता है, कंट्रोल्ड होता है। सर्दी में रात को पैदा होते हैं तो उनकी तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी ना, तो आप भी सोचते हैं ये वो हर प्रकार से परेशान है, क्योंकि सूर्य निकला ही नहीं, पीलिया जल्दी हो जाएगा। बच्चे देखते हैं उस पर पीलिया जल्दी हो जाता है, उनको कुछ दिन रखना पड़ता है या कमजोर होते हैं, तो कारण सारा यही है सूर्य की किरण उसको पीली नहीं। या जो प्रेग्नेंट लेडी है, सूर्य की गर्मी, सूर्य की किरणों को वो नहीं ले पा रही है, सेवन नहीं कर पा रही है, तो ये दिन के अंदर पैदा हुए बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है कि माता ने विटामिन डी कमी है उसके अंदर, तो उसको कवर अप नहीं कर पाए या सूर्य की गर्मी को महसूस नहीं किया। तो नेचर के साथ रहने की बात चल रही है। आजकल तो एसी में बैठते हैं, सन को देखना पसंद भी नहीं करते। सुबह जल्दी उठ के देखना अच्छी बात है, उससे हर किसी को फायदा होता है। ये तो नेचुरल पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्लेनेटरी पोजीशन उसी से जुड़ी हुई है। और कुछ छाया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? छाया जी हैं, चले गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बहुत दिनों बाद बात हो रही है। जी भाई साहब, इसमें तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपना दिन भी नहीं ध्यान में कौन से वार को पैदा हुई थी, ध्यान नहीं मुझे। लेकिन हाँ, और जन्म भी मेरा रात का ही है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आप डेट बताइए। जी, 25 सितंबर 1975। 1975 आप थर्सडे को पैदा हुए थे और रात को बताया था ना, तो अब शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। अच्छा, अब बृहस्पतिवार वाला दिन तो सुबह था ना, संध्या से पहले पहले का माना जाएगा, सूर्य अस्त और सूर्य उदय से बीच का पीरियड था। तो शुक्रवार का पीरियड बीच में आ गया। शुक्र क्या करता है, आदमी को थोड़ा एक प्रकार से शुक्र की क्वालिटी दिन की नहीं होती, सूर्य की मौजूदगी में शुक्र तो काम नहीं करता, तो समय उसका शाम का ही होता है। सुंदर लोग होते हैं, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, संसार के कंफर्ट्स, वर्ल्डली कंफर्ट्स से गिफ्टेड होते हैं, और उनका जो शुक्र ग्रह की जो पॉजिटिव बातें हैं सारी इसको प्राप्त होती हैं। शुक्रवार का दिन अच्छा बनाता है, पर इसमें पॉइंट ये रहता है कि शुरू का जब कुछ समय है ना, 35-36 साल तक का जो समय जीवन है, थोड़ा स्ट्रगलफुल ज्यादा रहती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। अब आप महसूस भी कर रहे हैं ऐसा? जी सही भाई साहब। जैसे हम जैसे कुछ योग की बात करते हैं कि किसी की कुंडली देखने पे कुछ योग पता चलते हैं। अब जैसे हमें नहीं पता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि कौन कौन से योग है, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां भी हैं, तो ताकि योगों की चर्चा तब करेंगे जब हॉरोस्कोप देखेंगे। मैं तो ऐसे बहुत कुछ बता पाऊंगा, पर अभी वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है उस पर देखते हुए, योग जो होते हैं वो दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन में होते हैं, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं। किसी भी प्लेनेट में, किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर जो 12 घर होते हैं, उन घरों में किसी किसी के तो एक एक प्लेनेट होता है, किसी के 2 हो जाते हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7 भी इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे। पिछले दिनों कुछ समय ऐसा आया था, तो वो व्यक्ति की सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर जीवन अध्ययन करेंगे तो कई जगह भारी कमी पाई जाएगी और कई जगह भारी सफलता मिलेगी, परंतु वो सफलता को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी खुद की योग्यता इतनी नहीं होती। तो वो गलत है सारा। 2-3 प्लेनेट से ज्यादा, 4 प्लेनेट ज्यादा ना हो तो अच्छा होता है। ज्यादा, जितना ज्यादा 30 डिग्री के दायरे में सारे प्लेनेट इकट्ठे हो जाएंगे, तो मान लो बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठे हो गए, 10-15 बड़े बड़े डिपार्टमेंट के, तो वहाँ काम क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा खास, आपस में वो एक दूसरे की बात ही करते रह जाएंगे। तो जैसे
15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का पीरियड होता है, मल मास बोलते हैं, और ऐसा ही समय आता है जून के आसपास, तो वो उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं। तो कारण क्या है, उसका सूर्य ग्रह बृहस्पति के घर चला जाता है, सूर्य ग्रह धनु राशि पर आ जाता है। जब धनु राशि पर आता है यानी राजा मंत्री के घर चला गया, सलाहकार के पास चला गया, तो कार्य न तो राजा का पूरा हो पाएगा ना उसका हो पाएगा। तब बोलते शुभ कार्य मत करो, बोलते ना, इसीलिए बोलते हैं। इसी प्रकार पंचांग देख के बोलते हैं भी ये समय, हालांकि वो भाषा से इस्तेमाल करते हैं कोई और, पर तो मेरा मानना ये कि वैज्ञानिक पद्धति से देख के हम तो जो दो पावरफुल पोजीशन कभी इकट्ठी मिलती है तो उस वक्त उसका जो रिस्पॉन्सिबल कार्य है वो एक नॉर्मल हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है, वो ज्यादा इंप्रूवमेंट पे नहीं है पता उस क्षण तक के लिए। तो वो हम देखते भी हैं। और अभी बात करेंगे योग की, तो फिर आप बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं, किस प्रकार का योग की क्या चर्चा मैं बता दूंगा आपको। नहीं भाई साहब, एक प्रश्न ये था कि जैसे हम राशि की बात करते हैं कि मैं जैसे हम देखते हैं कि राशि फल देखते हैं कुछ भी, तो वो जैसे इंग्लिश पद्धति के अनुसार कुछ और होता है, मंथ के हिसाब से देखते हैं, और हम जैसे जन्म के समय हमारा नाम किसी और अक्षर से निकलता है, लेकिन हम इस्तेमाल कोई और नाम करते हैं ज्यादा। तो राशि किसके आधार पे हमें अपनी राशि माननी चाहिए कि जैसे मेरी राशि क्या होगी? देखिए आपके कुंडली में देख लिया है तो आपका जन्म समय क्या था? 1:45 बजे रात को, 1:45। हाँ, गंगानगर मान लेते हैं। तो आपकी राशि है मेष राशि है जी। ल से नाम निकला था लेकिन इस्तेमाल मेरा दूसरा नाम होता है, तो राशि मेष राशि लय नाम से तो निकलेगी, लय और ए। तो अब क्या होता है कि आपने नाम रख दिया छाया, तो राशि बदल गई ना, राशि शरीर की राशि। देखिए दो राशियां, एक तो क्या है शरीर की राशि होगी, वो आपके संसार में चलती है, एक है आपकी आंतरिक कुंडली के चलती। तो आप पे जो असर करेगी वो मेष राशि का असर 75% है, और 25% जो असर है वो आपके छाया वाली राशि से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर होगी? जी। यानी कई बार बंदों के दो नाम होते हैं ना, तो जो संसार में नाम चल रहा है और वो मैच नहीं कर रहा कुंडली से, तो उसका मानो 25% ही उसका योगदान है, 75% तो इंटरनली वो काम कर रही है जिसके ऊपर आपका जन्म बर्थ प्लेस चार्ट बना था, वो काम कर रही है दृश्य रूप से। सर जैसे कि हम जैसे बात कर रहे हैं अपनी राशि और नाम और न्यूमरोलॉजी, डे वार की बात कर रहे हैं, फिर बर्थ का समय की बात कर रहे हैं, फिर ऋतुओं की बात कर रहे हैं, ये सब ठीक है, ये एक व्यक्तित्व का वो कैसा होगा सब चीज समझ आ रही है, लेकिन बहुत हद तक तो शादी के बाद भी जीवन बहुत बदल जाता है, तो वहां पर इन सब का रोल खत्म हो जाता है क्या? नहीं, वहां पे इस योग में अंदर एक नया योग ऐड हो जाता है, जो है एक एडिशन हो जाता है, क्योंकि जब शादी होती है किसी व्यक्ति विशेष की, तो उसकी होरोस्कोप का 7th पार्ट, 7th जो राशि भाव होता है, यानी 12 राशियां 12 भाव होते हैं, तो 7th भाव जो है वो ऑपरेट हो जाता है। फिर बच्चा पैदा होता है तो 5वां भी ऑपरेट हो जाता है, और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो फिर वो 9th वाला भी ऑपरेट हो जाता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जैसे कोई भाव ऑपरेट होता है, उसका योगदान प्लस और माइनस उसके जीवन में असर पड़ता है। मान लो 7th में प्लेनेट पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसको जीवन शादी के बाद अच्छा नहीं होगा। मान लो किसी बंदे के पास बीमारी बहुत ज्यादा है, तो कई बार वो कह देते हैं कि आप ऐसा करिए, बीमारी छठे घर से देखी जाती है, ऋण रोग और कोर्ट केस होते हैं, ऋण होते हैं, लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं, कर्जा नहीं उतरता, तब मैं कह देता हूँ उसको आप कोई लोन दिला दीजिए, कोई लोन थोड़ा बहुत ले लीजिए, जिससे लोन लेंगे तो ये लोन का कॉलम पॉइंट ऑपरेट हो जाएगा, तो हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये भी प्लस पॉइंट है। ये किसी का पैसा देना है किसी रूप के अंदर में, कुछ लेके दे नहीं पा रहे हैं तो लोन ले लीजिए आप, ये प्लस पॉइंट है, ये साइन है, सिंबल साइन है, पॉजिटिव साइन है ये। अब लोन लेने के बाद उसकी पोजीशन में इंप्रूवमेंट होती है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा चलने दीजिए। पैसा वैसे भी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, डॉक्टरों को देके इधर मेडिकल कार्य करा के दे ही रहे हैं, तो वो ना देना पड़े, पुलिस में ना देना पड़े, फजूल के वकीलों का झंझट पड़ना पड़े, तो उसको बचा करके हम लोन लेना, ज्यादा बड़ी ब्याज में देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दे देंगे बैंक को ब्याज, ये उसका तोड़ भी है। अब इसी में 7th हाउस की बात करते हैं शादी की, तो
तो आप शादी में जनरली क्या होता है, मैंने देखा ये है, अधिकांशतः शादी के बाद जीवन खराब ही होता है। तो उसको ऐसा भी कहा जाता है, शादी कराने वाला शादी करा लेने के बाद में लड़का हो चाहे लड़की हो, इन जनरल परेशान रहते हैं, और शादी नहीं कराने वाले लोग पागलों की श्रेणी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। अब दोनों स्थितियों में परेशानी है, तो शादी नहीं कराने में परेशानी कुछ ज्यादा है, तो बेहतर है, परेशान तो होना ही है ना, तो शादी करा के हो लो, देखा जाएगा जो होगा, आप अपनी हिम्मत से ठीक कर लो उसको। तो ये इन जनरल बता रहा हूँ, क्यों हो जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब वहन करने की क्षमता आपकी है नहीं, एस्केप होने की क्षमता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा काम। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी ना, तभी बात बनेगी। शादी का मतलब है कि एग्रीमेंट म्यूचुअल ऐसा जिसमें हम एक दूसरे के प्रति वॉलंटरीली मदद करें, कहने से नहीं, वॉलंटरीली मदद करें हम किसी को। सुरेश जी नमस्कार, MP वर्मा। बहुत बहुत नमस्ते भाई साहब, बहुत नमस्ते। किन्नरा साहब भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पहले आप बात कर लीजिए, फिर किन्नरा साहब से करते हैं। मेरा अनुभव ये है कि जो भी चीजें होती है ना, या तो उसमें हमें सांसारिक लाभ होता है, और सांसारिक नहीं होता तो आध्यात्मिक लाभ होता है। या तो हम पृथ्वी की तरफ जाएंगे या आकाश की तरफ जाएंगे। तो मैंने देखा कि कई बार क्या होता है कि सांसारिक नुकसान जो होता है उससे आध्यात्मिक लाभ बहुत होता है, या आध्यात्मिक लाभ ना नुकसान हुआ तो सांसारिक लाभ हमने ले लिया। तो चार स्थिति बनती है कि भाई आपका आध्यात्मिक लाभ हुआ, सांसारिक लॉस हुआ, या इसका उल्टा हुआ कि सांसारिक लाभ और आध्यात्मिक लॉस, या दोनों लाभ हो गए, वो तो अति उत्तम है। लेकिन चौथी स्थिति तो मेरे ख्याल से किसी स्थिति में नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो उसको कैसे अवॉइड करें कि भाई आप सांसारिक तौर पे भी आप लूज कर रहे हैं और आध्यात्मिक तौर पे भी आप लूज कर गए। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर वो आने की क्या संभावना है, कैसे उसको अवॉइड करें, इस पे अगर आप कुछ बताएं तो। बहुत अच्छी बात है। इसका तोड़ ये है कि इसमें केतु ग्रह को हमें थोड़ा सा यूज करना चाहिए, उसका लाभ को ले लेना चाहिए। केतु ग्रह सुबह का समय होता है 4 से 6 वाला। तो 4 से 6 वाले समय में उठ करके अगर हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, प्राणायाम की तरफ करते हैं कार्रवाई, तो उसका लाभ जो है कई गुना कंपैरेटिवली दूसरे समय से ज्यादा मिलता है। तो एक तो मात्रा ये भी प्रयास कम करना, लाभ ज्यादा मिलना। तो बैलेंस तो वहीं बिगड़ जाएगा संसार का, और इससे तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए इसको ऐसा बोला जाएगा कि लाभ हमें प्राकृतिक तरीके से ही लेनी पड़ेगी। दूसरा, हम भोजन सिलेक्ट करके कर सकते हैं। भोजन में जितना हो सके नमक का इस्तेमाल कम कर दीजिए, तेल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, चीनी का इस्तेमाल कम कर दीजिए। तीनों चीजें परमात्मा ने नहीं बनाई हुई, ये मनुष्यों ने क्रिएट की हुई है अपने टेस्ट के लिए। और तीनों चीजों के अंदर देखेंगे आप तो शुक्र ग्रह जो चीनी का कारक है, ये ज्यादा बॉडी में जाती है तो आदमी को परेशानी देती है। और नमक ज्यादा है, वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ये ज्यादा है तो आदमी को खून, मंगल ग्रह का एंटी है तो इसलिए वो खून में परेशानी देता है। ऑयल जो है वो शनि ग्रह का है, तो ऑयल अगर आप यूज करते हैं भोजन में कम मात्रा में तो कोई खास बात नहीं है। पर तो ऑयल आजकल आते हैं रिफाइंड, तो वो राहु ग्रह की और इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब ऐसी जो मल्टीपल लेयर में उसकी फिल्टर करके ऑयल बनता है, वो एक प्रकार से प्लास्टिक का ही रूप होता है, और राहु ग्रह ही है सारा, प्लास्टिक सारा राहु ही राहु है। ये युग चल रहा है, किसी जमाने में बर्तन हुआ करते सोने के, फिर चांदी के बर्तन हुए, फिर तांबे के हुए, फिर देखें कांसे के बर्तन थे, फिर बीच में लोहे के शुरू हो गए, अब स्टील के मिलते हैं, वो भी खत्म हो गया, प्लास्टिक के मिलते हैं। तो आप देखते जाइए जीवन का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, सदियों से चला आ रहा है प्रोग्राम, तो डिग्रेडेशन होने के बाद में जाता है ऊपर। तो जो आपका प्रश्न है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि हमें बर्तनों का जो यूज करना है, कुछ पैसे बजट बना के चांदी के बर्तन खरीद सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम एक कटोरी, चम्मच, थाली जरूर खरीद लेनी चाहिए। खाना खाएं, कोई एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, गिलास पानी है, 3-4 गिलास होने से चांदी के पानी का इस्तेमाल उसी में करें। तो चांदी के संपर्क में आने से जो नेचुरल खाने पीने की वस्तुएं हमारे शरीर में जाएंगे तो चंद्रमा की मात्रा को बैलेंस करेंगे। तो चंद्रमा बैलेंस होते ही सारा मेंटल ठीक हो गया, बॉडी का खून का फ्लो ठीक हो गया। तो आप अध्यात्म और जो बात करें संसारी की,
ये बात तय है कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन के अंदर ऊंचाइयों पर जाएंगे, शरीर से नाता हमारा शुरू हो जाएगा, शरीर जो हमारा कमजोर दिखना शुरू हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि शरीर जो है वो एक प्रकार से जो पहले भाव रहता है वो नहीं रह पाएगा, ध्यान ही बदल जाएगा बंदे का, और तारतम्य उससे छूटना शुरू हो जाएगा। और संसार जो है वो द्वैत का संसार है, अध्यात्म है अद्वैत का, दोनों में दो किनारे हैं, कभी आपस में मिलते नहीं हैं। बैलेंस बना के जीवन को शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि हम अध्यात्म में अपने योग्यता के अनुसार अपने आप को प्लस माइंड प्रोग्रेसिव करते चले जाते हैं। बल्कि मैं एक लाइन यहाँ ये भी कहूंगा कि हम करते हैं ऐसा नहीं है, करवाता कोई और है, और हम उसको अवेयर होकर के समझ लेते हैं तो हम चल पड़ते हैं। उसके परिणाम गजब के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है सब चीज को, और उसके लिए जरूरी क्या होता है, जितना भी हम खाना पीना या जो कुछ भी है इसमें मददगार होता है। और संसार की बात करें तो रिलेशन सबसे पहले खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसने दो को दो बोलना है, तीन ढाई तो बोलना ही नहीं है, ना खुद धोखा देना है ना खाना है, अलर्ट रहेगा, होश में रहेगा। संसार में क्या है, अलर्टनेस की कमी होने की वजह से जितना भी हम देखते हैं ये जो अराजकता फैली हुई है, ये उसकी अलर्टनेस की कमी की वजह से है, अनुशासनहीनता की वजह से अराजकता है। तो संबंधों में भी वही चीज आती है। आप बहुत सही काम कर रहे हैं, सामने वाला नहीं करना पसंद करेगा। आप बिल्कुल अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सामने वाले को एजिटी समझ रहे हैं, जैसा वो बोल रहा है उसके एक शब्द को विश्वास करके चल रहे हैं, सामने वाले का मोटिव भी कुछ और है, वो इंटेंशन ही कुछ और है, वो आपके इसी का ही लाभ उठा करके आपको धोखा दे सकता है। तो संबंध कहाँ टिकेंगे, वो खराब कहाँ होते हैं। जितना ज्यादा नजदीकी व्यक्ति होता है, रिश्तेदारों में होता है, मित्र मंडली में होता है, वहीं से सब कुछ मिलता है। आम आदमी को धोखा दे नहीं सकते, आप देते भी हैं तो उसी को जिसके साथ बहुत नजदीकी होती है, और उसके बाद के शॉर्ट टर्म में अपना सफाई दे करके आप अलग होना चाहते हैं, वो गलत हो जाता है। तो जो अध्यात्म के अंदर आते हैं ऐसी चीजें उनके दिमाग में आती भी नहीं भाई साहब। वो तो लोग उनको कहते हैं ये असामाजिक हो सकता है वगैरह, बात नहीं करता, परंतु उसके मन में ऐसी बात नहीं होती मुझे किसी से बात नहीं करनी या मुझे टाइम नहीं देना, ऐसा नहीं है। वो अपने मस्ती में रहता है, वो नाद सुनता रहेगा, नाद जिसको जागृत होगा नाद ही सुनेगा, क्या करना उसको मजा ही इतना आता है, मैं क्या बताऊं आपको। मीटिंग सर ज्वाइन करने से पहले 1 घंटा मैंने मेडिटेशन बैठा आराम से, शांति से नाद सुनता रहा, बैठा चुपचाप आगे बैठ गया, लाइट चलेगी तो भी मैंने अपना योग किया। लेकिन क्या होता है कि लय अलग होती है उसका, तो बयान खान करना ही मतलब शब्द नहीं है अपने पास, परंतु ये बात है वक्त का मैं आपकी बात बीच में रोक के निवेदन कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना रिश्ते खराब होते हैं, वो तो सांसारिक नुकसान हुआ, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हो गया ना कि हमें लोगों को टाइम कम देना पड़ेगा, अपने लिए टाइम बचेगा, तो इसमें नुकसान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने कहा कि भाई सुबह 4 से 6 ध्यान करने में ये इसमें लाभ हो सकता है, तो मेरा ये आपसे और ग्रुप से निवेदन रहेगा, हम उन चीजों को जरूर चर्चा में लाएं जिससे, चाहे वो किसी भी दिन जन्मे हो, चाहे वो किसी भी महीने में जन्मे, वो तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। वो तो चाहे हम दिन में हुए या रात को हुए, शनिवार को हुए या मंगलवार को, वो तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो जो होना था हो गया, और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे आपने कहा भी चीनी नमक ऑयल कम करो, ये मेरे ख्याल से मेजोरिटी को इसमें फायदा होगा, इसमें किसी को नुकसान नहीं होने वाली बात है। तो वो चीजें जिसमें नुकसान किसी को नहीं है और फायदा होने की संभावना है, उसको ग्रुप का एक हम नियमावली बना दें कि भाई ये सब सदस्यों से अनुरोध है कि इसको लागू करने की कोशिश करें, और फिर उसको महसूस करें, महीने 2 महीने बाद बताएं कि भी ऐसा करने से कुछ लाभ हुआ या कुछ उस पर दोबारा विचार किया जाए। नंबर 2, जैसे अब मान लो कोई चीज हमारी, अब हमें भूखा रहना, मान लो नियति ये है कि मुझे 2 दिन भूखा रहना, अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो तकलीफ होती है, लेकिन 2 दिन में उपवास करूंगा अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, तो वो बड़ी खुशी की बात है। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि दुख को हम खुशी में कन्वर्ट करें। ऐसी भी चीजें कुछ शायद ग्रुप में लाई जा सकती हैं कि भाई जैसे हमारा नुकसान होना था, आपने कहा कि आप गरीब की मदद कर दो या भाई बंधु की मदद कर दो। मेरा तो जाना ही पैसा है ना, मेरे तो 10,000 रुपये जाना ही ना, लेकिन अगर तो किसी काम आ जाए तो उसमें खुशी मिल गई, आपको पैसे तो जाने थे और भाई किसी का काम हो गया। तो ऐसी चीजें अगर कुछ हम डिस्कस करके, और वैसे तो सबको पता है ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि जो
अच्छी चीजें मालूम नहीं है, ज्यादातर को मालूम है, सब भी स्टेज तक 40-50 तक आते आते तो बहुत, आजकल तो बल्कि जवान बच्चे ज्यादा हमसे आगे इस मामले में। तो ऐसी कुछ चीजें अगर चर्चा में आके और हम प्रैक्टिस शुरू करें कि भी चलो ये शुरू करते हैं, और 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जिसको जैसा अनुभव हो, अगर कोई ग्रुप के फायदे के लिए उसमें लाना चाहे चर्चा में, तो आप इस पे विचार कर सकते हैं। अगले मीटिंग में ये रखेंगे पॉइंट अपना कि ज्योतिष के हिसाब से जैसे नंबर 1 से लेकर के 12 तक के भाव हैं, उनमें पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को इन जनरल क्या क्या सावधानियां, क्या क्या डू एंड डू नॉट्स करने चाहिए। तो आपका कहने का भाव ये है, और जो मेरे अनुभव है आज तक के, जो मैंने महसूस किया उसको समायोजित करते हुए मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उस पे जो क्वेश्चन रेज होंगे फिर अपने उसके हिसाब से आगे बात कर लेंगे। ये आपका सुझाव बहुत कीमती है और इस पर विचार होगा। बीच में बताते रहते हैं पर कई बार लगता है कि वो ऑर्थोडॉक्स ना बन जाए, ऐसा नहीं है मेरा भाव भी। मैं चाहता हूँ एक दिन फास्ट जरूर रखना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन तो आप फास्ट रखिए शरीर को ठीक रखने के लिए। और 4 से 6 घंटे का जो गैप है मेडिकली ठीक है, इसको बढ़ा करके 10-12 घंटे भी करने का अभ्यास करें डेली, तो उसके परिणाम खुद ही महसूस किए जा सकते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी तो सबका शरीर अलग अलग होता है, सबके केमिस्ट्री का थोड़े फार्मूले अलग अलग हैं, तो वो अब ये फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, तो खुद की चॉइस के हिसाब से है करना चाहिए। 4 से 6 घंटे क्या बताया आपने? कम से कम 6 घंटे अगर आपने भोजन कर लिया है या चाय भी पी ली है तो भी 6 घंटे आप चुप, कुछ नहीं, दांत साफ कर लीजिए बस। अच्छा। दांत साफ करने का मतलब है बुध ग्रह को आपने ठीक कर लिया, जीभ साफ कर ली, बुध ग्रह को ठीक कर लिया, आंखें साफ कर ली, मंगल ग्रह को ठीक कर लिया, नाक साफ कर लिया, बृहस्पति ग्रह को ठीक कर लिया, कान साफ कर लिया, बृहस्पति को ठीक कर लिया, कान के पिछले साफ कर केतु ग्रह ठीक कर लिया, पूरा चेहरा ठीक कर लिया, सूर्य ग्रह ठीक हो गया। ये दिन में 2-3 बार चश्मा साफ कर लिया, चेहरा धो लिया, हाथ धो लिए, हाइजीनिक पॉइंट से भी अच्छे है, इनसे प्लेनेटरी पोजीशन का भी असर पड़ता है। अब बात चलती है भी वो अगली मीटिंग में करेंगे सारा, क्यों टाइम हो चुका है। रवि जी का हैंड रेज किया हुआ, उनसे कुछ पूछते हैं क्या कहते हैं, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं अपने। नहीं समय हो, मैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा था केस स्टडी के लिए। अच्छा बोलो। ट्यूसडे है, रात को 10:07, 12 सितंबर 1967। 7:10 हो गया। और गंगानगर हो गया? नहीं, सूरतगढ़ आपके शहर में। अरे यहाँ पैदा हुए थे आप। और डेट क्या बताई थी आपने? 12 सितंबर 1967। आप मंगलवार को पैदा हुए, ठीक कह रहे हैं आप। और राशि आपकी बनी धनु राशि। अब नाम आपने रख लिया तुला राशि वाला, तो तुला राशि जो आपकी 25% काम कर रही है, 75% धनु राशि काम कर रही है। पिछले 7.5 सालों की जो शनि की सरस्वती लगी हुई थी वो 17 जनवरी 2023 को खत्म हो चुकी है आपके ऊपर। और 17 जनवरी 2023 के बाद कुछ अच्छे परिणाम आपने महसूस किए होंगे जी। और आने वाला जो समय है वो उस हिसाब से चलेगा। राहु की दशा चल रही है आपको, तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है आप 2027 के दिसंबर तक, तब तक आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जीवन का गोल्डन पीरियड, एक्सेलेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ शुरू होगा। और आपने बताया समय आपका रात के 7:10 था ना, तो आप खुद देख लीजिए बुढ़ापा आपका बहुत शानदार है, गजब का है। जो आपने स्ट्रगल झेल ली वो संध्या काल के जन्म पैदा होने के कारण मिली आपको। रात हो गई और स्ट्रगल बढ़ी, फिर और स्ट्रगल, पूरा प्रातः काल हुआ, कुछ ठीक ठाक हुआ, फिर दिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे आपको रात मिलती चली गई। और लगातार जारी है रात आपको मिलना, और परमात्मा की तरफ से पूरी शक्ति आपके साथ काम कर रही है। परंतु जैसे आप रिटायर होंगे 60, तो ये आप 27 के दिसंबर में पहुंच जाएंगे, जो बृहस्पति की दशा शुरू होगी। वहां बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे, और बृहस्पति आपका उच्च का बैठा हुआ है, तो किसी न किसी ऐसे कार्य में जरूर लिप्त होंगे जो आपके परमात्मा ने बना रखा है। आध्यात्मिकता का क्षेत्र आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, परंतु पूरी तरह से आध्यात्मिक हो नहीं पाएंगे, तो संसार के कार्य भी करने जरूरी हो जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत पैसा कमाना है आपने भी, और बहुत कुछ होना है अभी। आपके मन में जो ख्वाहिश है सारी पूरी होंगी। ये आज की मीटिंग का कंक्लूजन है। तो अगली मीटिंग में हम चर्चा करेंगे, जैसे महावीर भाई साहब ने कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो उसका ब्यौरा बता के लिखाएंगे, बताएंगे। आप भी सभी जनों से आग्रह है कि वो
अपने अपने अनुभव के बीच में कुछ जानते हैं तो उसको आप शेयर जरूर करिए ताकि सभी के काम आए। जैसे मैंने सोमवार से लेकर के संडे तक के भोजन के बारे में, सुबह के नाश्ते के बारे में बताया ना, वैसा अपना चार्ट, कुछ ऐसी बात जो कि सबको अच्छी लगे, सबके काम की बात हो। मेन चीज होता है हमारी हेल्थ तो मेंटेन रहे, मेंटल पीस हमारा बरकरार रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन शब्दों के साथ चाहेंगे मीटिंग को समापन किया जाए। सबका बड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा को वंडरफुल बनाने के लिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार।